क्या बोल रहे हैं? ब्रांडेड कंपनी क्या बोल रहे हैं? ब्रांडेड कंपनी का ठंडा है। अच्छा, ब्रांडेड कंपनी का ठंडा है। कोई बात नहीं, ब्रांडेड कंपनी का ठंडा है तो वाईएस बन जाइएगा ना, तो यही ब्रांडेड ठंडे में आपको काम करना पड़ेगा। तो आदत अभी से डाल लीजिए तो ठीक ही है। ठीक है, अभी पूछिएगा जाके डीएम साहब से क्या हाल है, कहीं गांव में होंगे वो। और मेहनत करने का मज़ा भी यही है। अरे 15-20 दिन का ठंड है, 1 महीना 2 महीना का ठंड भी नहीं है, तो कम से कम उसको भी तो दो थोड़ा ऑप्शन कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुदाए, थोड़ा हिलाए। साउंड एक बार थोड़ा देख लीजिएगा ठीक है कि नहीं है। आ रहा है साउंड, नहीं आ रहा है? चलिए जी, पहले कुछ बात कर लेते हैं आप लोग से होमवर्क वाला हिसाब किताब, फिर उसके बाद लाठी चलेगी। मज़ा तो इसी में ठंडा में आएगा, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने आपको एथिक्स का बोला था पढ़ने के लिए, कितने लोग पढ़ लिए हो? ईमानदारी से हाथ खड़े करो, पापा मम्मी की कसम। कुछ हाथ अप डाउन हो गए। तो 49 to 70 जो बोला था वो वाला एकदम कर लीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। होमवर्क अगर आप नहीं कंप्लीट करोगे, नुकसान सिर्फ और सिर्फ, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा एक बात, और फिर हिसाब किताब उसी हिसाब से लगा लीजिएगा। आज जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। जो इंग्लिश वाले हैं, वो इंग्लिश वाले जो मैंने बुक आपको बोला है लेने के लिए, उस बुक में पेज नंबर 103 या 4 से है, 103 से लेकर 123 तक वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश वाले। बाकी मैं स्कैन करके ग्रुप में ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं, तो जो भेज चुका उतना मेहनत करके, जो और भी कोई स्कैन किया है और स्कैन करके जाता है तो उसको पढ़ लिया करिए। एक तो पहली बात मिलेगा नहीं, बता दे रहा हूं मैं, अगर आप ऐसा करोगे ना छोड़ दूंगा मैं। स्कैन करवा के, स्कैन कर करके 800 पेज, 150 पेज इस तरह से कर करके आप लोग को मिलता है कि आप लोग को दिक्कत ना हो, किसी को पैसे की हो चाहे कुछ भी हो, कोई इशू ना बने। अगर उसके बावजूद आप नहीं पढ़ेंगे तो एक ही बात है, सिंपल सा खरीदो, सिंपल सा पढ़ो। सुन रहे हो? तो इसीलिए पहले बोल रहा हूँ, जो जो होमवर्क दिया था उसमें पहला होमवर्क आज ये है कि एथिक्स का हिंदी वाला पार्ट और एथिक्स का इंग्लिश वाला पार्ट, पेज नंबर 103 से 123 तक उसको ख़त्म कर लेना है। केस स्टडीज बाय द वे एज इट इज उठा के पढ़ लेना है, ताकि एक आइडिया बन जाए कि किसी सिचुएशन में क्या क्या करेंगे, एक रफ आइडिया मिल जाएगा, और वो रफ आइडिया आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा लाइफ में भी। सुन रहे हैं? ये 2 काम कर लीजिएगा। उसके आगे का काम जो जो बोला हूँ रिवीजन का, बार बार बोला हूँ कि पॉलिटी का जाके रिवीजन कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी का रिवीजन कर लो। जैसे ही क्लास फिजिकल ज्योग्राफी का स्टार्ट हुआ है, आपको पीछे का रिवाइज करके आ जाना है। आगे का पढ़ने के लिए तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। सुन, ठीक हो सब? जोर से बोलो तो यस और नो। ठीक है। ठंडा किसको लगता है पता है ना? बेरोजगार, जिसको कोई काम नहीं हो, उसको सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है। अब बोलो किसको किसको ठंडा लग रहा है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो, फिर आगे काम करते हैं, मज़ा आएगा। आज के क्लास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं हर क्लास को बोलता हूँ, ज़रूरी होता ही है। तो लिखो, कल मैंने सेडिमेंट्री लिखवाया था क्या? तो सेडिमेंट्री में प्रोसेस बोला था, डेन्यूडेशन बोला था, तो डेन्यूडेशन के अंदर 5 था। बहुत बढ़िया। तो पहला क्या था? वेदरिंग, दूसरा इरोजन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा डिपोजिशन। तो सर वेदरिंग हुआ, टूटा, टूट के गिरा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, और वहां पहुंच के डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट होने के बाद फिर वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और ठंडा हो के धीरे धीरे फिर सॉलिड बनेगा, और वो जो रॉक बनेगा वो कौन सा रॉक बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक। और साथ यहाँ तक ठीक है? चलिए कुछ पॉइंट सब लिख लीजिए, फिर हम लोग मेटामॉर्फिक पे आएंगे। मैंने पहला पेज आप लोगों को छोड़वाया था, याद है ना? तो वो पेज दिमाग में रखिएगा। अब कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखवा दिया था, डिपोजिशन तक लिखवा दिया था कि डिपोजिशन में जमा हो जाएगा, बात खत्म। चलिए तो अब लिखिए, डोलोमाइट। डोलोमाइट नाम तो सुना होगा, डोलो दवा का नाम नहीं है ये। डोलोमाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये पहले पॉइंट लिख लीजिए, बार बार आएगा। डोलोमाइट का खदान वगैरह बहुत बार आगे भी आएगा इंडियन ज्योग्राफी में। डोलोमाइट, तो डोलोमाइट इज क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। चौक जानते हैं? चौक जो आजकल कम इस्तेमाल होता है, तो खली, हाँ खली, ग्रेट खली नहीं, खली। तो जो चौक है, बहुत लोग चौक भी खाते हैं, मतलब चौक और पेंसिल जो आता था ना, उसका सुगंध बहुत लोग खाते हैं, खाते थे भी, आज भी मिल जाते तो कुटकुटा देते हैं वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत लोग खा जाते थे। सोचो बना किस पर्पस से था, लोग किस पर्पस से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। बहरहाल, चौक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। लिखते जाओ थोड़ा सा।
चौक। अब कुछ पॉइंट लिख लेना। दूसरा एक और लिखना, SHALE, इसको सेल बोलते हैं, बहुत लोग सॉल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ये भी रॉक है, ये सब रॉक है, चट्टान है, और ये सब चट्टान इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री का है। ठीक है जी, तो ये सेडिमेंट्री का हो गया सॉल। आगे SHALE है, SHALE सेल, इसको कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सॉल भी बोलते हैं। लिखो नोट करके एक और पॉइंट, सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रॉक, द्वितीयक। प्राइमरी किसको बोल रहे थे? मेटामॉर्फिक को ना, चलो ठीक है, इग्नियस को बोल रहे थे प्राइमरी, और यहां बोलेंगे सेडिमेंट्री को सेकेंडरी रॉक। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक से क्या सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। फिर उसका वेदरिंग होगा, फिर इरोजन होगा, फिर उसका होगा, हाँ या ना? तो कहने का लॉजिक है, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट यूपीएससी पूछा था कि सेडिमेंट्री रॉक इज ओनली फॉर्म्ड बाय इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इज ओनली फॉर्म्ड बाय इग्नियस रॉक। स्टेटमेंट सही कि गलत है? गलत है। मैंने ऑलरेडी बोला है, जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ ओनली आए, सतर्क। ओनली शब्द जब भी आए एकदम सतर्क हो जाना है। ओनली से कभी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप ओनली वर्ड अगर यूज कहीं किया है फिजिकल ज्योग्राफी में, एकदम से अलर्ट हो जाना है, ध्यान से, बिना टेंशन का। सुन पा रहे हैं? अब आगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखिए, सॉल्व के बाद दूसरा लिखिए कि सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। इंग्लिश वाले अपना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं और आप मुझे बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इससे फायदा हो जाएगा कि सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी? तो आप भी पहले लिख लो, सेडिमेंट्री रॉक पहले लिख लो ऐसे, और डैश देना, और डैश दे के पहला पॉइंट उसमें लिखना। चार, सेडिमेंट्री रॉक, पहला पॉइंट नो लावा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है जी? फॉसिल्स, जीवाश्म वाला। और तीसरा हो गया सेकेंडरी, चौथा लेयर। इसमें से कौन कौन सा सेकेंडरी कौन कौन सा सेडिमेंट्री रॉक के लिए सही स्टेटमेंट है? जिसको जिसको पता है उसको मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, ठीक है? कौन कौन बता देगा? हाथ खड़े करो एक बार, उसी से पूछ लेते हैं डायरेक्ट, झंझट खत्म। नहीं तो चलो मछली चावल चलता रहेगा। चलिए जी, पहला स्टेटमेंट सही कि गलत? जिनको लगता है सही हाथ खड़े करें। मैंने लिखा है नो लावा। लावा नहीं लिखा हूं, नो लावा लिखा हूं। अरे बुझा रहा है? अब बताओ सही कि गलत? देखो पहले
सोच समझ के बोलना है। दूसरा फॉसिल्स, कल भी मैंने बताया था, इस बात का जिक्र किया था कि सेडिमेंट्री में फॉसिल्स होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर रहेगा तभी उसके कारण जो है फॉसिल्स बनेंगे। ठीक है, तीसरा मैंने बोला सेकेंडरी, ये तो बता ही दिया, ये तो हो गया चुन्नू मुन्नू टाइप। चौथा है लेयर, मामला यह है, लेयर का मीनिंग है सिंपल ऐसे समझ लेना, होगा लेयर होगा। लेयर का पैटर्न का सिंपल मीनिंग है कि जैसे कोयला बन रहा है और जब फॉसिल्स रहेगा ना, देखो लेयर बाई लेयर ही चीजें बैठती हैं उसके बाद। और ऐसा नहीं है कि लेयर सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री में होगा, अधिकतर जगह लेयर का काम हो ही जाएगा, हर जगह लगभग। बट फिर भी जब सेडिमेंट्री रॉक में पूछे तो ये चारों चीज दिमाग में रखिएगा। उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा फॉसिल्स, सेकेंडरी रॉक उसी को बोलते हैं, लेयर भी उसी में बनेगा। एक क्वेश्चन और पूछा था, मेटालिक मिनरल्स, क्या है जी? मेटालिक मिनरल्स होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखो मेटालिक मिनरल्स होगा लेकिन थोड़ा लेस होगा, लेस मेटालिक मिनरल्स। तो आप लिख लेना लेस मेटालिक। लेस इसलिए लिखना क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा है, वेदरिंग, उसके बाद इरोजन, टूट गया कुछ, टूट के फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। तो सर इस प्रोसेस में बहुत सारा ऐसा मिनरल्स है जो रह जाएगा वहीं पे, क्योंकि सर ले जाने में वही बात है, ले जाने में वेस्टेज तो होगा ही होगा। तो इस हिसाब से यहाँ लिखना लेस मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स मिलेगा लेकिन काफ़ी कम होगा, क्योंकि सर जो इसमें वेस्टेज हो जाता है वहाँ तक पहुँचने में, डिपोजिशन तक, उसका एक अपना रोल होगा, इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से लिख लेंगे। लेकिन हाँ, जब पूछे कि होता है कि नहीं होता है तो यस, मेटालिक मिनरल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे तो सेडिमेंट्री रॉक में लावा, सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्ट अगर लावा से बनता तो उसको इग्नियस नहीं बोल देते, तो कहने का मीनिंग यहाँ पे लावा तो होगा ही नहीं, नो लावा। तो कहने का भी नहीं कि सर न लावा होगा, इसमें फॉसिल्स जरूर होगा, सेकेंडरी लेयर बनाएगा, लेस मेटालिक मिनरल्स होगा। ये सब फीचर्स किसके हो गए? सेडिमेंट्री रॉक के। तो जब मेंस में लिखते हैं ना तो इसी ढंग से फीचर्स खाली लिख के काम कर दो, आसान हो जाएगा आपका काम। ठीक है जी, चलिए आगे। अब एक और पॉइंट लिखिए, फिर उसके बाद लिथिफिकेशन। कल मैंने बोल तो दिया था वैसे, लेकिन फिर भी एक बार लिख लो अलग से, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन हो गया। चलो इसमें लिख लो कुछ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिपॉजिट होने के बाद, यानी कि हम बोल रहे हैं जमा होने के बाद, डिपॉजिट से पहले क्या प्रोसेस 3 हो चुका है? कौन कौन? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन। अब हो गया डिपोजिशन। तो जमा होने के बाद, डिपॉजिट होने के बाद, इसमें लिखिएगा आफ्टर डिपोजिशन, तो इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, डिपॉजिट होने के बाद, जमा होने के बाद, जब सेडिमेंट्स, अवसाद और ज्यादा सॉलिड हो जाए, ठोस हो जाए और ज्यादा सॉलिड हो जाए, तब उसे लिथिफिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो सिंपल, सॉलिड फॉर्म आफ्टर डिपोजिशन इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, या दूसरा भी आप लिख सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जमा होने के बाद सॉलिड होगा, जितना ठोस होता जाएगा उतना ही उसको क्या बोलेंगे? लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच आफ्टर डिपोजिशन इट बिकम्स मोर सॉलिड। पहले तो था ही, अब ज्यादा इतना हार्ड हो गया कि अब रॉक का निर्माण लिया। और कौन सा रॉक बना? सेडिमेंट्री रॉक। सुन पा रहे हैं? यही रहेगा। देखिए ठंडे तो क्या हो गया है, तो है ठीक है। जब आ गए हैं और पढ़ना है तो जैसे कुछ लोग आने से पहले कुछ लोग 2 बार सोचेंगे, और जब आ जाएंगे फिर 3 बार सोचेंगे। भाई जब आ ही गए हो तो क्या करना, आने से पहले आज ऑल्टरनेट मार दे का, फिर सोचे दिमाग में आएगा, फिर आएगा, फिर सोने से पहले फिर उसको लगेगा कल गए थे, आज छोड़ देंगे तो कुछ होगा नहीं, फिर एक दिन ऑल्टरनेट मार के क्या है आ जाएगी। ये जो ऑल्टरनेट वाला व्यवस्था है ना, ये दिमाग हमेशा करता रहता है। हर दिन उठे, अच्छा किस दिन मन करता है भाई पढ़ने का? साल में तो एक दिन ऐसा मात्र आता है जिस दिन पढ़ने का मन करता है भरपूर। गधा को भी आता है उस दिन, साल में एक दिन। मैं बता रहा हूँ, वो एक दिन कभी भी हो सकता है। और वो एक दिन ऐसा लगता है ना, काश पढ़ते हम भी, बड़ा अच्छा बात उस दिन आदमी बोलेगा। जो गधा है, जो आज तक नहीं पढ़ा है, वो भी कहेगा आज पढ़ने का मन कर रहा है। हो सकता है गार्जियन हो सकते हैं, गधा नहीं, मुझे नहीं पता, बट आगे बोलेंगे तनी किताबों देवा बहु। उस दिन जो किताब लिए समझना है उनका पढ़ने का मन कर रहा है। 15 मिनट बाद हालांकि वो सो जाएंगे, लेकिन फिर भी साल में हर इंसान का एक बार मन करता है। ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है पढ़ने का, एक बार। मेरे पास समझ में आ रही है? और आप लोग को दिमाग में ये भरा रहता है कि आज जा रहे हैं, याद रखना हर दिन ये मन करता है कि नहीं जाए।
और हर दिन जब आओगे तो सर कुछ अच्छा सीख के जाओगे और कहोगे कि और पढ़ा दीजिए अब। ये रूल है। इसलिए हिटलर पूरे लाइफ में 3:30 बजे 4 बजे उठा, पूरे लाइफ। आपको क्या लगता है हर दिन उसको मन ही नहीं करता होगा हम ही सोए? बिल्कुल मन करता होगा। लेकिन जब आप एक बार उठ जाते हो ना, जैसे दौड़ने का मन की बात नहीं बहुत बार बोलता हूँ, वॉकिंग करना है, दौड़ना है, तो पहले दिन नहीं उठेंगे। अगर एक बार आप उठ गए और एक राउंड लगा लिए तो फिर 10 राउंड मारोगे, इस बात की भी गारंटी है। इसलिए एक बार खाली उठ जाइए मन, बस ऐसा सोचिए बस कुछ नहीं पहुंच जाना है। आप यहाँ पहुंच गए तो बहुत कुछ लेके जाओगे। और जानते हैं अगर नहीं आए तो अफसोसो बहुत होगा। हम पहले बताते हैं एक क्लास छूटना इजकल टू मोर देन अफसोस। तो अफसोस से बढ़िया क्या है, क्लास कर लीजिए। कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये रेलवे वाला नहीं है कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से मिल जाएगा। बार बार बोलता हूँ, बाबर का जन्म हो गया तो हो गया। चलिए जी, तो इसीलिए अल्टरनेट का व्यवस्था नहीं रखिएगा। जिस दिन छुट्टी चाहिए आप लोग प्यार से बोल दीजिएगा सर एक दिन का छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे देंगे। आराम से भरपूर सो लीजिएगा, नहा लीजिएगा, खा लीजिएगा, डूब के मर के जिंदा होके आ जाइएगा कल। कहने का लॉजिक है कि एक दिन गैप ले लीजिए, बात खत्म। जिस दिन लगे कि नहीं आ सकते, और ऐसा जिस दिन होगा उस दिन बोलने से पहले 2-3 बार सोच के बोलिएगा हम लोग, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, लिथोफिकेशन के बाद नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए मेटामॉर्फिक। मजा आएगा इसमें। मेटामॉर्फिक, रूपांतरित। मेटामॉर्फिक, सारा मामला यहीं पे है। मेटामॉर्फिक तो रूपांतरित का सिंपल मीनिंग है कि आपने क्या किया, इग्नियस को सेडिमेंट्री में कन्वर्ट कर दिया, तब भी उसको मेटामॉर्फिक बोलेंगे। क्योंकि अगर आप जब किसी चीज को किसी चीज में बदलोगे, अच्छा चलो पूछ लेता हूं, एक बार बताया तो था मैं, लेकिन चलो यही थोड़ा हिंट दे देता हूं, साइंस का थोड़ा पार्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेटल और नॉन मेटल पहचानने का तरीका क्या है, एक बार बताया भी था। तो बताया था तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं पहले इसको बताने के बाद देखते हैं, क्योंकि वो बहुत अलग पैटर्न है। रेडी हो तो बता देंगे, तेजी में हो तो ठीक है, यहीं पे निपटा देते हैं। फिर साइंस में आएगा तो वहाँ साइंस में भी देख ही लेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर थोड़ा सा 20 तक कम से कम याद हो, एटलीस्ट याद हो तो ठीक है ना। मतलब 20 तक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वाला अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। देखो इधर अब हम लोग बोल लेते हैं धातु। धातु क्या है, जो हार्ड है, जिसको बजाने पे बज जाए, 1500 साउंड है, मारे तो पूरा बेडशीट बन जाए, मैलिएबल, डक्टाइल, आप समझ रहे ये सब कुछ। बट हम कैसे बोलेंगे, अगर हम आपको बोले बता ठीक है सोडियम है कि नहीं, अब आप हथौड़ा उठाओ, 2 बार सोडियम पे मारो, उससे आपका कॉपी खटने वाला है, पता नहीं चलेगा कि सोडियम क्या है। कहने का मीनिंग है रट लेना आसान है डेफिनेशन, इसको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। देखो अभी के लिए जिनको एटॉमिक नंबर याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है फिर भी मैं मान के चल रहा हूं 20 तक लिखवा दूंगा, साइंस में आपको याद हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक, सबको पता है ना, ANA है, ठीक है। तो सोडियम है 11। तो जब सोडियम को लिखते हैं ना तो एक तरीका होता है लिखने का, नीचे लिख दिए 11, ऊपर लिख दिए 23। तो नीचे है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, ऊपर है परमाणु भार एटॉमिक मास नंबर, ठीक है जी। अभी के लिए बस इतना समझ लेना, मैं टेक्निक बता दूंगा, टक टक काम हो जाएगा। टेक्निक ये है, मास नंबर याद करने की जरूरी नहीं पड़ेगी, बहुत आसान होता है। जब इवन नंबर हो तो 2 से गुना कर दो, और जब ऑड नंबर हो तो 2 से गुना करके 1 जोड़ दो। लगभग हर जगह सही आ जाएगा, कुछ जगह पे उल्टा सीधा आएगा तो वहां दिमाग में रख लेना, ज्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है ऐसे। मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो जब, अच्छा ये सम संख्या के विषम संख्या, इवी तो पहले पूछ लेते हैं ना, पहले हो जाता है। इवन नंबर है तो इवन नंबर में रहे तो 2 से खाली क्या कर देना है, गुना। तो कार्बन का मास नंबर कितना हो गया, 12। उसी तरीके से ये सोडियम 11, इवन की ऑड, इवन ऑड, तो ऑड में क्या करना है, 2 से गुना +1, तो 11 दूनी 22 +1 क्या हो गया, 23। तो जब आप सोडियम की बात करते हैं और आपको निकालना हो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो ध्यान से समझना, इसके एटॉमिक नंबर को सजाने के लिए आप लोग कुछ नियम जानते होंगे जो पहले से, जैसे ये हो गया, तो हम बोलते हैं ना कि पहले वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पहले सेल में। दूसरा जब बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम, हालांकि अभी के लिए समझेंगे 8 हो सकता है। कितना हो सकता है, 8। तो हम अगर सोडियम 11 है तो पहले वाले में कितना हो गया, 2, सुन रहे हो सब। दूसरे वाले में कितना हो गया, 8, बचा कितना, 1। तो लास्ट वाले में फिर हम कितना बना देंगे, 1। तो क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी कभी किसी भी एलिमेंट्स के आउटर सेल में, बाहरी सेल में, अंतिम जो भी है, उस अंतिम सेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो वो तो ठीक है,
लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 तक है तो उसको मेटल बोलते हैं, और जब वो 4 या 4 से ज़्यादा हो तो उसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी कभी धातु मेटल लास्ट में 1 2 3 आ गया, और इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर आपको सोडियम का 11 पता ही नहीं है तो फिर कहां से काम होगा? अरे सुन रहे हैं क्या? तो अब आपको हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है सोडियम पे। अब आपको सिंपल क्या करना है, एक ही तरीका है, आपको उसका एटॉमिक नंबर याद हो तो काम आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अरे बुझा रहा है? तो जैसे ही बोले तो सर इस हिसाब से मुझे बताना जरा, समझ में सबको आ ही गया होगा। यानी कि सिंपल उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर याद रखने के बाद लास्ट में देखना है कि सर उसका कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक है तो उसको मेटल बोलेंगे, 4 या 4 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। इस हिसाब से कार्बन मुझे बताना जरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो क्या लिखोगे? पहले में 2 रहेगा, बाद में कितना रहेगा? 4। मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल, बात खत्म। तो कार्बन इज क्या? नॉन मेटल। अब निकालना सब आसान हो जाएगा। अब मुझे इसी हिसाब पर बस एक बता दो, फिर मैं टॉपिक पे आ जाता हूं जल्दी से। तो मुझे बता दो कि मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर है? 12। तो 12 है तो क्या 2 8 2, लास्ट में कितना है? 2। तो क्या होगा? मेटल की नॉन मेटल? मेटल। चलो इतना ही अगर ख्याल आ गया तो फिर काम आसान हो गया, मुझे आगे एक समझाना है। तो अब हम आते हैं, इसको और डिटेल में साइंस में करेंगे, ठीक है ना? साइंस जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ मजे से और बताऊंगा, मजा आएगा वहाँ पे आपको। और इतना ईजी लगेगा ना साइंस कि आपको लगेगा काश पहले ही पढ़ा देते ना 10th में, तो नंबर कुछ ज़्यादा आ जाता। बुझा रहा है? जो बेकार आ गया, कहे कि बनाना कुछ और तो बना के कुछ और आ गए। साइंस में 10th में खूब लफड़ा होता है, टीचर लोग को गाली पड़ती है अच्छे से। बहरा लिखिए, मेटामॉर्फिक में पहला पॉइंट लिखिए जल्दी से, रूपांतरित, चेंज इन फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? रॉक, लिखिए रॉक which changed from one form to another form. Rock which changed from one form to another form. तो चट्टान जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए उसी को मेटामॉर्फिक बोलते हैं, रूपांतरित। चट्टान जो एक रूप से दूसरे रूप में, और मैंने एक रूप से दूसरे रूप में बोला है तो हो सकता है इग्नियस सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाए, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाए, या मेटामॉर्फिक इग्नियस में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो अभी बताएंगे। तो सिंपल सा रूपांतरण का मीनिंग है। और इस रूपांतरण के लिए आप एक शब्द जानते होंगे, सुने होंगे आप लोग, कैटलिस्ट। सुने तो होंगे कुछ लोग। कैटलिस्ट क्या करता है? जैसे आप कहीं देखोगे तो रिएक्शन को, जैसे C+O2 यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ मान लो लिखा हुआ है Na कुछ करके। तो कैटलिस्ट का काम है कि जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, उसको या तो स्पीड को तेज कर देगा या स्लो कर देगा, कंट्रोल में रखता है। कहने का मीनिंग क्या है? पापा को हम कैटलिस्ट कह सकते हैं क्या? उनसे बढ़िया कैटलिस्ट इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, आपको नहीं पता है? आप समझ रहे हैं? और इसका अगर आपको इससे बढ़िया कैटलिस्ट, माँ कुछ लेवल तक कैटलिस्ट नहीं भी है, लेकिन डोमिनेंट सोसाइटी है ना, ये डोमिनेंट सोसाइटी है। लक्ष्मीबाई का आप लोग कविता जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी, मर्दानी। अब देखिए कितना जेंडर बायस्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी है कि औरत है फिर भी क्या बोले, खूब लड़ी मर्दानी। हम तो सुन लेते हैं, हम बचपन में पढ़ भी लेते हैं, हमें मजा भी आ जाता है, लेकिन आप वहां पे देखिए, वहां पे भी औरत को भी बड़ा बताया जा रहा है, मर्दानगी दिखाकर। और ये फेमिनिस्ट बहुत बड़ा है, जेंडर बायस, इसलिए इंटरव्यू में ऐसा बहुत पूछता है, विवाद है इस पे। साहित्य में जो पूछेंगे तो यही पूछता है कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अब मर्दानी जो शब्द है यहाँ पे फिर देख रहे हो आप, औरत है जो इतनी बहादुर से लड़ी है, फिर भी ये बोला जा रहा है कि मर्दानी, कहीं ये छोड़ा गया है। तो कहने का लॉजिक है कि पापा से अच्छा कैटलिस्ट इसलिए कोई नहीं होता कि देखो घर के बाहर आप बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप लोग करते हैं दोस्तों में, फिर इसमें उसमें खूब सारा हो जाता है, दिस दैट MC BC DC RC सब आप इस्तेमाल कर ही लेते हैं यार। अब जैसे ही आप घर का क्या है पता नहीं, घर में क्या सेंसर है, जैसे एंट्री मारा भाषा चेंज, नॉर्मल, एकदम रिलैक्स हो गए। तो पापा जो है आपको औकात में रखने के लिए बड़े काम में आते हैं, तो कैटलिस्ट तो हैं। तो कैटलिस्ट हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि सेम किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए किसी तीसरे चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे कि अगर लोहा को आप मैग्नेट में बदलना चाहते हो तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत की।
तो वो विद्युत करंट जो विद्युत है वो क्या एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। उसी तरीके से यहां पे भी हीट और प्रेशर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। भाई आप किसी चीज को किसी चीज में बदल दोगे, जैसे आप अगर एक लोहा है, लोहा को गर्म करके फिर उसका से बनाते हो, गर्म आप जब तक नहीं करोगे तब तो उसका से बनाना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लिखिए कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला लिखिएगा खटाखट, और जो बता रहा हूं ये एज इट इज एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए उतना एक टेबल अच्छे से बनाइएगा जो बताने वाला हूं मैं। पहला लिखिए हेडिंग डालिए सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, या मेटामॉर्फिज्म भी बोलते हैं, मतलब रूपांतरण, रूपांतरण के उदाहरण। तो पहला लिखिएगा ग्रेनाइट, और मैंने कल ग्रेनाइट का जिक्र तो किया था, और जो लोग कल एब्सेंट थे मैं पहले बता देता हूं, थे तो थे, मिस बहुत कुछ कर जाइएगा, हर दिन बोलता हूं, बाकी मर्जी आपकी है। ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट पे हमने ये जो बोल रहा हूं वो जरूरी ध्यान रखना, जो बोल रहा हूं। ग्रेनाइट को हमने इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिया कि ये नीस बन गया। मिस नहीं है ये, निस भी एक टाइप का रॉक है। किस टाइप का क्या रॉक है नहीं वो नहीं समझना, लेकिन पहले क्या था ये ग्रेनाइट को हमने काफी प्रेस किया, प्रेशर दिया। और याद रखिएगा प्रेशर सिर्फ हमारे अपने से, प्रेशर लेबोरेटरी में भी है, प्रेशर के अलग अलग होते हैं, अलग अलग पैमाने होते हैं। बस हमें क्या दें, यूपीएससी देखो कैसे क्वेश्चन देता है। ग्रेनाइट, इधर लिख दिया नीस, यहां बस दो चीज ऑप्शन दे दिया, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, अलग अलग कुछ। अब अगर आपको ये नहीं पता है दिमाग खराब। दूसरा क्या करेगा, ग्रेनाइट और स्टेटमेंट में दे देगा, इफ ग्रेनाइट इज प्रेशराइज्ड देन व्हाट इट विल बिकम, देन क्या बनेगा। अब वहां पे क्या बनना है, नीस। अब अधिकतर वहां पे समझ में नहीं आता है और हुबहू उठा के रख देता है, आप पेपर जाके देखिए हुबहू उठा के। तो ग्रेनाइट को हमने प्रेशर दिया तो क्या बना, नीस। तो एक बात बताओ, ग्रेनाइट मैंने कल ही बताया था कि इग्नियस का एग्जांपल था, अरे इग्नियस एसिडिक, लेकिन नीस जो है ये बन गया। तो एक बात तय है कि इसका रूपांतरण तो हो ही गया, यानी कि जो फीचर पहले था वैसा ही सेम फीचर अभी तो नहीं है, चाहे टेम्पररी चाहे परमानेंट, तो बाद में देखेंगे। लोहा अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो उसके फीचर में चेंज तो आ गया है। अब वो कितने देर के लिए वो सब हमको नहीं पता है जी, हम सिंपल ये जानना चाहते हैं कि मेटामॉर्फिज्म का एक ही मीनिंग है क्या, कि किसी चीज को अगर हम हीट या प्रेशर देते हैं तो उसका रूपांतरण हो जाएगा, दैट इज अ मेटामॉर्फिज्म, बात खत्म। तो एक एग्जांपल ये लिख लीजिएगा, ग्रेनाइट प्रेशर दिया क्या बन गया, नीस हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखिए, दूसरा खटाखट लिखते जाइएगा, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन को हिंदी में चूना पत्थर बोलते हैं। और जहां जहां जो वर्ड समझ में नहीं आए, सिंपल एक काम करना, उतना काम करना पड़ेगा, घोल के नहीं देंगे। लाइम स्टोन में जाना है, चुपचाप देख लेना है लाइम स्टोन का फीचर, गूगल पे खाली सर्च करोगे लाइम स्टोन, इतना सारा पिक्चर आ जाएगा यार। बेकार का चीज़ सर्च करने के लिए आपके पास बहुत टाइम रहता है, अच्छा चीज़ कम से कम सर्च कर लीजिए, ठीक है जी। लाइम स्टोन, इसको लिखिए, लाइम स्टोन को हीट करेंगे, हीट, लाइम स्टोन को हीट देंगे तो मार्बल बन जाएगा। बहुत फायदे हैं, अगर आप बिजनेस भी लाइफ में आगे करना चाहते हैं, ये सब पढ़ के बहुत फायदे होंगे आपको। किस एरिया में कौन सा चीज़ मिलता है, कौन सा चीज़ नहीं मिलता है, उसी का फैक्ट्री लगाइए। अब जब आपको पता है कि साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह में एग्रीकल्चर मान लीजिए नहीं होता है, आप वहाँ जाके आप फैक्ट्री लगा दिए एग्रीकल्चर का, तो सर आपसे बड़ा डैश कोई नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, आपको ये समझना तो है कि उस एरिया में क्या है। आप बिहार में एग्रीकल्चर प्रधान देश सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट्री लगाओ कि सर सीधा गन्ना आया और गन्ना से सीधा शुगर मिल, मतलब सीधा चीनी बन गया। वो अलग बात है कि चीनी मिल चल नहीं रहा है, चाय की चुस्की लेके चले गए हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन फिर भी आप लगा तो सकते हैं कोई छोटा सा या बड़ा सा प्लांट। बहुत लोग के चक्कर में बता रहा हूँ आप लोगों को, एक आइडिया दे रहा हूँ। कोई रिसर्चर है, कोई सीरियस इस टाइप के स्टूडेंट जो होगा, आप उस बात को सोचा करो कि शुगर मिल इतने सारे बंद पड़े हैं बिहार में, ठीक है, हालत सबकी बुरी है, सब बंद है। तो आप कुछ वैसा भी टेक्निक अपनाओ अगर जिनको है तो। यहाँ पे फुर्सत कहाँ है, यहाँ पे खा के खाली सोना है, या फिर कहते हैं बिहार डेवलप नहीं हो रहा है। आप ऐसा तो सोचो, कुछ ना कुछ उसका प्रोसेसिंग मशीन ऐसा बना सकते हो जिसका लागत बहुत ज़्यादा नहीं हो, एटलीस्ट शुरुआत तो हो जाए कि सर आराम से उसको प्रोसेस करके हम बना दें। और यकीन मानिए इसी को बोलते हैं, आपको बिजनेसमैन क्या होता है, यही होता है। आप सोच लिए काम निकाल लो। पहले सूटकेस लेके जा रहे हैं सब,
एकदम वैसा ही सर, टांग टांग के हालत खराब है। किसी ने सोचा होगा कि चक्कर लगा देते हैं, आसान हो जाएगा काम। चक्कर लगाया, प्राइस बढ़ गया सूटकेस का। वही सूटकेस जो कभी 600-700 मिलता था सर 2000-4000 में मिलता है एक चक्के से। सूटकेस वही था, चक्कर लगा के दिमाग लगा दिया अपना काम। इसीलिए थोड़ा बहुत सोचा करिएगा, ठीक है। और आईएएस में आपको ये सोचना है, आप ये नहीं सोचिए कि चलिए फैक्ट्री बना देंगे, बट आप ऐसा प्रोसेस तो रख ही सकते हैं। जितना कॉमन ग्राउंड पे आप जो जो बात सोचते हो सबको रिएक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आईएएस बनने के बाद इजी हो जाएगा। आप चीनी मिल बंद देखा रहे हो, आप किसी न किसी दिन उस जिले के डीएम बन गए। अब आपको आइडिया तो हो कि अगर ये चीनी मिल बंद हो गया है तो किसान की समस्या लेकर आपके पास आएंगे, किसान आएंगे ही आएंगे। अब आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या करो, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आपके दिमाग में थोड़ी सी चलें तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चंस तो चलते रहने चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए और उस पर काम करो। तो लाइमस्टोन को हीट किए तो क्या बन गया? मार्बल। अब जहां जहां चूना पत्थर एरिया में है उसको आप हीट करते रहो एक प्रोसेस के हिसाब से, और उसको आप क्या बना सकते हो? मार्बल। और मार्बल बना के आप बेच भी सकते हो। बस आप उस एरिया में फैक्ट्री लगाओ जहां लाइमस्टोन, जैसे राजस्थान वगैरह एरिया में, पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएगा, वहां पे आपको मिलेगा मार्बल की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री मिलेंगी, बहुत बड़ी कंपनी मिलेगी। तो इसलिए लाइमस्टोन को प्रेशर देने पे मार्बल बनेगा कि हीट देने पे? हीट। लिखिए खटाखट। कोल, कोल कोयला, और कोयला शाहरुख खान वाला नहीं है, कोयला को हीट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोल को हीट करिए, एंथ्रासाइट। और ये मैं बता चुका हूं सभी को, कोल का अलग अलग टाइप होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। ये मैं आपको मैपिंग में भी लिखवा चुका हूं सभी को, फिजिकल जो मैप जब करवा रहा था फिजिकल का तब। दूसरा, एंथ्रासाइट के बाद इसको और हीट करोगे तो ग्रेफाइट बन जाएगा, और बढ़िया से हीट करोगे तो डायमंड बन जाएगा। तो कहने का लॉजिक क्या है? कोल को हीट करने पे एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी कोल, ग्रेफाइट भी बन सकता है, डायमंड भी बन सकता है। हर किसी को हीट करने का एक अलग अलग अपना टेम्परेचर होगा, अलग अलग तरीका होगा, एक ही तरीका थोड़ी ना होगा। और सर एक और मुझे बात बताओ, क्या मेटामॉर्फिक सिर्फ व सिर्फ हम करेंगे तभी होगा या नेचुरली भी हो सकता है? स्वाभाविक है। कोयला भी तो अपने आप नीचे इतना टेम्परेचर है, और ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैग्मा और ये सब कुछ इतना अंदर इतना होगा कि सर वो गर्म होते उसके कारण बेस्ट क्वालिटी का कोल बन गया होगा, फिर ग्रेफाइट बन गया होगा, फिर क्या बन गया होगा? डायमंड। तो इसलिए याद रखिएगा कि मेटामॉर्फिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल होता है। मेटामॉर्फिज्म जो है इट कैन बी डन नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली। चौथा एग्जांपल लिखते जाइएगा तेजी में, लिखिएगा क्ले सॉल। क्ले जानते हैं? क्ले, क्ले वही मिट्टी, मतलब मिट्टी के साथ थोड़ा सा कीचड़ टाइप मिला हुआ। क्ले सॉल, SHALE, SHALE बोल देना इसलिए बार बार स्पेलिंग ताकि दिक्कत ना हो। क्ले सॉल हीट करिए, उसको हीट करिएगा तो बनेगा, जानते हैं क्या? स्लेट। स्लेट जानते हैं? जिस पे होता था और मंगरैल से मिटाते थे। हासन में याद है? वही तो समय था, मंगरैया ले आए और जिसका स्लेट सबसे ज्यादा चमक रहा है वो दिखाता रहा, देखो होमर देखो, एक को वो दाग नहीं है। चलता था, वो भी समय था। तो क्ले सेल को अगर हमने हीट किया तो क्या बन गया? स्लेट बन गया। यही क्वेश्चन पूछा था 2020 में प्रीलिम्स में। हीट, अब स्लेट को फिर हीट करोगे ना तो फाइलाइट बन जाएगा। लाइन से रखना है, स्लेट को हीट करोगे तो फाइलाइट बन जाएगा, PHYLLIT, फाइलाइट। और पहले आमतौर पे जब पेंसिल हुआ करता था तो 2-3 घटनाएं घटती थी। कभी कोई पेंसिल नाक में घुसा लेता था, समझ में आ रहा है? कोई नाकी में एंट्री कर गया हो, कोई खा जाता था। ये अलग लेवल का प्रॉब्लम था उस समय से। उसको स्लेट से मारा निकल नहीं है ऊपर। गजब किस्म का बच्चे, मतलब बचपना कुछ भी होता है ना। ये लिख लिए क्या? उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाता था, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल और डेंजर, इनको समझाने को चाहते नहीं, वो लेके पहले अपना निकलते थे। सरकारी स्कूल के कैसे होते हैं प्रिंसिपल? अभी तो खैर थोड़े ठीक हो गए हैं, लेकिन पहले तो मुझे भी लगता था कि सिर्फ मारने के डर से सिर्फ डराया जाता था, बाकी उनके पास कुछ आता जाता था नहीं। अच्छा, उनको भी पता था कि क्लास लेने जाएंगे कोनो समझदार बच्चा होवे करता है। एगो समझदार तो क्लास में होता है जो पढ़ने वाला होता है। वो सर प्यार से सीरियस उठेगा और एगो क्वेश्चन पूछेगा, हेडमास्टर कहेंगे बैठ, दिमाग खराब, बाहर जाकर पूछ के आएंगे। तो ये जो लॉजिक है ना, गजब। हेडमास्टर का एक बार आप लोग कहानी सुना देता हूँ, चुटकुला सुना दूं? छोड़ो, पढ़ा देते हैं तो सुनाते हैं।
चलो ये आप लोग सुने हुए हो, इसलिए जब पढ़ते पढ़ते बीच में जहाँ लगेगा कि हाँ चेप सकते हैं चेप देंगे। पहला पॉइंट लिखिए, चौथा इसके आगे नेक्स्ट। सैंडस्टोन, हाँ जो भी हो नंबरिंग आप देख लेना। सैंडस्टोन, ये सैंड एक वाइल्ड स्टोन साबुन आता है, जानते होंगे आप लोग, ठीक ठाक खुशबू होता है, उसका बाद में पाउडर भी आने लगा, लेकिन अभी भी आता है। मतलब क्या बोल रहे हैं? ये देखिए अब टैग मैग तो पता नहीं, अब हर जगह तो मर्दों वाली ही आते लगता है, लेकिन ये सब कुछ है नहीं। आजकल तो सब कुछ ना बराबर हो गया, लगभग 50-50 हो गया है आजकल हर प्रचार का हर ड्रेस। फिर भी सैंडस्टोन को हिट करेंगे, लिखिए सैंडस्टोन को हिट करेंगे तो क्वार्टजाइट बनेगा। और मैंने क्वार्ट्ज आप लोगों को पढ़ाया था, क्वार्टजाइट। और क्वार्ट्ज कहां लिखवाया था? इग्नियस में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, रिवीजन करिएगा तो मजा आएगा। एक और लिख लो लास्ट, 6 में लिखना क्ले, कॉमा लिख के सेल। अगर इन दोनों को, क्ले और सेल को प्रेशर देंगे, प्रेशर देंगे तो एक बनेगा सिस्ट, SHIST। अब ध्यान से ना इसको एक बार घेर लेना, पहले मैं बताऊंगा अभी कुछ, जो आप जहां पूरा लिखे हो उसको एक बार ना बॉक्स में पूरे को एक बार रख लेना, उसका कारण बताता हूं क्यों। क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए बस। क्ले कॉमा सेल, प्रेशर दिए, क्या बना? सिस्ट, SHIST। लिख लिए होगे? अच्छा पूरा ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से, मतलब जो एक जगह लिखे हो 5 या 6, एक ही बार ध्यान से पैटर्न देखो। पहला क्विक थोड़ा नजर दौड़ाना है, नजर दौड़ा लो, 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं सही बना रहे हो क्या गलत। एक बार नजर दौड़ा लो। ग्रेनाइट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, तो ग्रेनाइट को प्रेशर देंगे तो क्या मिलेगा? निस बनेगा। दूसरा रिपीट कर लो ताकि दिमाग में आ जाए। दूसरा लाइमस्टोन को हीट करोगे कि प्रेशर? हीट, क्या बनेगा? मार्बल। तीसरा कोल को हीट करोगे तो क्या? एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट या डायमंड? हीट की प्रेशर, हीट। चौथा बताओ, क्ले सेल को हीट करोगे तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। स्लेट, और स्लेट को हीट करोगे तो फाइलाइट। पांचवा सैंडस्टोन को हीट करोगे कि प्रेशर? हीट, तो हीट करोगे तो क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। और लास्ट बोला हूं, क्ले और सेल को प्रेशर दोगे तो सिस्ट बनेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्ले और सेल को मैंने जो 4th या 5th कंडीशन में लिखवाया वहां पे हीट लिखवाया हूं, और लास्ट कंडीशन में प्रेशर लिखवाया हूं। और ये दोनों बार बार पूछता है क्वेश्चन, जब हीट कर रहे हो तो कुछ अलग बन रहा है, और जब नहीं, क्ले वहां पे भी कॉमा लिख लीजिएगा, कॉमा क्ले सेल, वो हाइफन या जैसे भी करके वहां पे भी लिख लीजिएगा। मतलब क्ले और सेल दोनों को हीट करने पे वही चीज मिलेगा, और दोनों को प्रेशर देने पे वही चीज बनेगा। तो जब प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर देने पे क्या बन रहा है? सिस्ट। लेकिन जब हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? स्लेट। और स्लेट को फिर हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? फाइलाइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, यही क्या है आपका? मेटामॉर्फिज्म है, मेटामॉर्फिक है। मेटामॉर्फिक का सिंपल मीनिंग होता है रूपांतरण, दैट्स इट। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाना, मेटामॉर्फिक रॉक है, बात खत्म। पहले यहां तक बुझा गया तो बोलिए। चलिए इसको ना एक जगह रख लीजिएगा ताकि काम आसान हो जाए। दूसरा आगे, अब लिखिए जितना भी फैक्टर लिखवाया हूं 6, आपको रटने का तरीका बता देता हूं। रटने का मतलब बता देता हूं। देखो उसमें 6 में से देखो प्रेशर कितना है, देखो तो 2, बाकी 4 क्या है? हीट। तो सर मैक्सिमम जगह क्या आ रहा है? हीट। इसीलिए हीट, देखो हीट को कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी है, और हीट जनरेट करना भी थोड़ा इजी है प्रेशर के तुलना में। तो इसलिए हीट जब आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा प्रेफरेंस हीट पे देना, लेकिन तरीका याद रखने का, जैसे मैं कैसे याद रखूंगा, तो मैं ऐसे याद रखूंगा, मैं प्रेशर पहले याद रख लूंगा। भाई 2 तरीका है, जो कम है उसको याद रख लो, बाकी जहां जानी वहां हीट लगा देना। 4 को हीट याद रखने से अच्छा है 2 को प्रेशर याद रखो, उसके बाद दिमाग में ये बैठा लो कि इसके अलावा जहां भी आएगा क्या मारना है? हीट मारना है, बात खत्म। ठीक है जी, तो नोट करके वहां पर ऐसा ही लिख लो कि 2 प्रेशर है, बाकी याद रखने के लिए 2 ही प्रेशर याद रखना है, बाकी चारों हीट है। ये पॉइंट्स कुछ काम आएंगे आपके, कुछ नहीं बहुत ज्यादा। पेट्रोलॉजी मैंने पढ़ाया था आपको। पेट्रोलॉजी क्या होता है?
स्टडी ऑफ रॉक्स। गुड। अब आप डायमंड जब पढ़ते हो तो इसी बात पे, चूंकि मैप भी पढ़ाया हूं, देखता हूं किसका दिमाग कितना है। मैंने बोला था कि बेस्ट क्वालिटी डायमंड कहाँ मिलता है? अफ्रीका में 2-3 जगह बोला था। साउथ अफ्रीका में तो है ही, जोहान्सबर्ग। एक जगह मैंने बोला था, देखते हैं कौन बताता है। जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा पक्का, एकदम पिंकी प्रॉमिस। कौन सा ऐसा जगह है जो डायमंड ट्रेडिंग के लिए फेमस है? एंटवर्प। गुड, आपका इनाम बनता है। एंटवर्प कहाँ है? स्विट्जरलैंड। बढ़िया जवाब, एकदम सही जवाब। अब इनाम मिलेगा आपको, अब हम डिसाइड करेंगे कब मिलेगा। लेकिन सर ध्यान में रखा करिए, मैप अगर कोई आदमी 10 बार 20 बार पूरा रिवाइज किया हुआ है तो मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ उसका करंट अफेयर, उसका जितना सारा मैक्सिमम पार्ट जो बेसिक्स है ऑलरेडी कवर्ड है, उसको दिक्कत नहीं होगा, गारंटी। आप लोग मैप तो मैं समझा देता हूँ, समझ लेते हैं आप लोग। उसके बाद जब क्लास स्टार्ट होता है मैप का, क्लास छोड़ के चले जाते हैं। इतना दिमाग में रखिएगा कि आप पढ़े हुए हैं पहले से, मुझे पता है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं किए कोई फायदा नहीं है। और भाग लो कितना, भागते रहो तुम, भागते रहो जीवन में। ईद कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। शांति रखो, रिवाइज अच्छे से कर लो, 10 बार 20 बार पढ़ लो, तभी काम होगा। नहीं तो बोल दे रहा हूँ मैं, ये आप दिमाग क्या होता है, ये नहीं सर ये कर लेते हैं, ये नहीं सर ये कर लेते हैं। जो है उसको 10 बार करिए, काम आसान हो जाएगा। बाकी कोई सीक्रेट उक्रेट नहीं होता है। चलिए दूसरा लिखिए अब आगे। अब लिखिए, मैं एक खांचा बना देता हूं माइंड मैप का, फिर मैं रॉक साइकिल पे आऊंगा। तो लिखिए, हेडिंग डालिए रॉक्स। रॉक्स के कितने टाइप खुद से बना सकते हो ये माइंड मैप इसलिए बनवाता हूं ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे, एक पेज में काम हो जाए। तो कौन कौन सा हो गया? इग्नियस, दूसरा अरे बोलो सेडिमेंट्री हो गए, और तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक। इग्नियस के मैंने 3 टाइप बताए थे, एसिडिक, बेसिक और इंटरमीडिएट। यही फर्क होता है, पढ़ने वाला पढ़ लेता है, नहीं पढ़ने वाला बहाने बांधता है। ठंडा है, गर्मी है, गर्मी है वो सर, बहुत गर्मी है। चलिए उसके बाद आप बताओ, खुद से बताओ। मेटामॉर्फिक हो गया। मेटामॉर्फिक का आपको एनसीईआरटी में 1-2 टाइप मिल जाएगा, रीड को करना है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, लिख लो। मेटामॉर्फिक में एक तरफ लिख लेना डायनेमिक और एक तरफ लिख लेना थर्मल। कहाँ गया मेटामॉर्फिक? डायनेमिक मतलब होता है जो चेंज होता रहे। एनसीईआरटी बुक लाए कोई? लाए, दिखाइए। चलो, तो डायनेमिक और एक तरफ क्या लिखना है? थर्मल। इधर लिखना है थर्मल। मतलब सिंपल, थर्मल का मीनिंग है हीट से, और थर्मल में 2 टाइप ऐसे बना लेना। इसका मीनिंग बता दूंगा, परेशान मत होना। एक लिख लेना कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिस, दूसरा लिखना रीजनल मेटामॉर्फोसिस। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक, कॉन्टैक्ट, और दूसरा लिखना रीजनल, क्षेत्रीय। जानते हैं जब नहीं पढ़िएगा आप तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, मैं सच्ची बता रहा हूं। अच्छा अगर आप हैं तो, जिसको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और अब कुछ लोग इसलिए नहीं कि नहीं जबरदस्ती फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दें कि सर हम बहुत पढ़ते हैं इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। उस समय मेरे पास इलाज है, 2 बार खींच के दूंगा, सारा फ्रस्ट्रेशन वहाँ शांत हो जाएगा, 2 मिनट में शांत हो जाता है। जैसे दारू वाला नहीं, वो दारू वाला बहाना कि दारू पी ले बा, वही से कहा था कुछ नहीं, तो बहाना होता है, उसको कुछ नहीं करना, साइड में जाकर 2 बार देना है दवा, सारा मामला उसका रफा दफा हो जाएगा। जैसे दिव्या आप लोग को ऊपर, मैंने अच्छा आप लोग को जो किताब बोला था खरीदने के लिए, खरीदे कुछ? जैसे महाभोज बोला था, मंगवा लीजिएगा पार्ट बाई पार्ट करके, थोड़ा थोड़ा। पहले बोलते हैं किताब के लिए सर बोल दीजिए, जब बोल देते हैं मंगवा लीजिए। वो सब ऐसा है कि आप उसके बिना बचेंगे नहीं, वो सब आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, ठीक है? चाहे आप इंग्लिश माध्यम को चाहे हिंदी माध्यम को हो, कंपलसरी है, वो पास होना ही पड़ेगा, तभी ये चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। मेंस में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही पढ़ा लेता हूं ताकि कहानी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। बार बार जिक्र करूंगा, जैसे दिव्या उपन्यास, उसमें तो दिव्या उपन्यास में एक हीरो है उसमें जिसका नाम है पृथु सेन। तो पृथु सेन को मर्डर करना होता है, मतलब पृथु सेन को मारना होता है, तो उसको दारू पिला दिया जाता है।
सब लोग प्लान के तहत, मतलब मान लो कि एक हीरो है, उसको गुंडा लोग मारने के लिए तैयार है, गुंडा चाहे कोई भी आदमी, उससे बदला लेना है, उसको दारू खूब पिला दिया, ठीक है, दारू पिला दिया, उसके बाद सब ढूंढ रहे हैं कहाँ गया कहाँ गया। जैसे ही वो सुनता है ये सब बोल रहा है कहाँ गया कहाँ गया, सारा नशा खत्म हो जाता है उसका। तो वहाँ पे भी बात बताया गया है कि दारू पीने से नशा उसा होता नहीं है, वो नौटंकी है, बुझा रहा है। और उसके बाद भागता है वो, कैसे कैसे भाग जाता है। तो कहने का लॉजिक ये है कि सर जब भी आप बोलें यहाँ मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक में दो टाइप है, एक है डायनेमिक, डायनेमिक का मीनिंग वो है, और एक है थर्मल, इसमें मैं बताऊंगा केमिकल चेंजेस, दोनों का मीनिंग एक साथ मैं बता दूंगा रॉक साइकिल बताने के बाद कि डायनेमिक किसको बोलेंगे। लेकिन डायनेमिक आइडिया लगाओ, स्टैटिक क्या होता है, जो बदले नहीं। अरे मैंने बोला कि सर भारत दिल्ली का राजधानी है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने बोला कि बक्सर का युद्ध मान लो 1764 में हुआ था, मान लो मैंने बोल दिया, या मैंने बोल दिया चलो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो क्या ये बदल जाएगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। तो क्या हो गया, स्टैटिक। और डायनेमिक क्या है, जो बदलता रहे, और बदल रहा है तो मेटामॉर्फिक है, क्योंकि आपने कभी हीट दिया तो कुछ और बन गया, प्रेशर दिया तो क्या हुआ, कुछ और बन गया। तो एक डायनेमिक है, और दूसरा क्या है, थर्मल। और थर्मल का सिंपल मीनिंग किससे, हीट से। और हीट में सिंपल मीनिंग है, एक है कांटेक्ट बेसिस पे, आपने हीट दिया बिल्कुल कांटेक्ट करके। सर दो तरीके से खिचड़ी बना सकते हैं आप, एक डायरेक्ट संपर्क में लाकर, जैसे आप मान लो इंडक्शन पे बनाते हो चूल्हा पे, तो डायरेक्ट हीट के संपर्क में लाए, अरे नहीं लाए। और एक बीरबल का खिचड़ी भी बनता है, बीरबल का खिचड़ी जानते हैं आप लोग, तो सर ऊपर ले तसला करिए, आगे इधर नीचे। तो यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, कहने का मीनिंग है कि किसी माध्यम से जब कांटेक्ट हो, उस टाइप से आपको बस बेसिक आइडिया लेना है। कांटेक्ट एक है रीजनल, सुन लो, ये मैं आपको तभी समझाऊंगा जब आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 है रॉक्स, पढ़ के आओगे। अगर पढ़ के आओगे तो समझाऊंगा, नहीं तो नहीं समझाऊंगा। अब मैं यही दिमाग में यही सोच में किया हूँ, ऐसा ही करने पे काम होगा। तो नहीं करिएगा तो छूटिए जाएगा, याद रखिए अंतिम तक। और यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, डरा देता हूँ पहले ही, 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आपका गया, और 3 क्वेश्चन जाना मैंने प्रीलिम्स फेल, बात खत्म। चलिए, तो ये मैं आप पे पूरी तरह से छोड़ दिया। चैप्टर नंबर ये एनसीईआरटी का है, 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर, इसमें से देख लीजिए। अब कुछ लोग को चैप्टर देखने आता भी नहीं है, तो बार बार बोलता हूँ, आदत नहीं है, शुरुआत में लिखा रहता है भाई पाठ्य सूची, इसमें आराम से आइए और देख लीजिए। इसमें आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 है मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटेंट छोड़ के सीधा चैप्टर 5th पे आएंगे, और चैप्टर 5th भी पेज नंबर बता देते हैं, 40 पे होगा। उस पर जैसे ही आइएगा आपका काम आसान हो जाएगा, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी चीज़ के बारे में जो बता रहे हैं। कुछ अलग अलग प्रोसेस मिलेंगे, एक्सोजेनिक प्रोसेस, ये सब कुछ प्रोसेस। हाँ रुक जाइए, अब ये मिनरल्स एंड रॉक्स में जब आप आएंगे तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, काम हो जाएगा, 1 ही 2 पेज में है। कहाँ चला जा रहा है ये मिनरल्स एंड रॉक्स है। इसमें आपको पूरा मेटालिक मिनरल्स के बारे में जिक्र है, रॉक्स, नॉन मेटालिक। अब नॉन मेटालिक का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आपको सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है। अब ये एक पार्ट बचा है रॉक साइकिल, इस पार्ट को अभी खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 या 4 जो भी है आप पे पढ़ लीजिएगा, यहीं पे पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ेगा मेटामॉर्फिक मैं नहीं समझाऊंगा, तो आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट, थोड़ा गैप छोड़ के रॉक साइकिल, चट्टान का चक्रण। सेडिमेंट्री का पार्ट कोई नहीं है, सेडिमेंट्री का पार्ट दिमाग में नहीं रखिएगा, ठीक है। लिखिए रॉक साइकिल। रॉक साइकिल जो है ज़्यादातर ये ना स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, मेंस में पूछता है बहुत बार, मेंस एग्जाम में, जैसे बीपीएससी वगैरह में। देखो बीपीएससी का मेंस का पेपर मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, काफ़ी इजी होता है। मैं आपको सिंपल बात बता दे रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको, जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जाकर मिला लो जी, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर मिलाओ। पूरे नोट से एक एक क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, एकदम गारंटी, एक भी बाहर नहीं रहेंगे। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये कारण इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ जो पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी तो बहुत लोगों से सीखा हूँ, उन लोगों से सीखने के बावजूद तब फिर अपना मिला के बनाया हूँ। तो बाहर जाने का कोई लॉजिक ही नहीं। आपको जो मैं दे रहा हूँ आप भी उसमें अपना पढ़ोगे, सीखोगे, उसको सीख कर आपको फिर ये लगेगा कि इसमें कुछ और चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके फिर कुछ और आप कर देंगे दूसरे को, फिर और फायदा हो जाएगा। तो प्रोसेस यही चलता है, सुन पा रहे हैं आप। इसीलिए नोट्स के अलावा ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। नोट्स 10 बार रिवाइज, 10 बार छोड़ो, 4 बार कर लो पूरे ईमानदारी से। आई कैन गारंटी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 4 बार रिवाइज मेरे नोट्स को कर लो। पूरे सब्जेक्ट का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोल दे रहा हूँ। बार बार 4 बार उस नोट्स को पढ़ लो, कुछ नहीं खरीदना है आपको।
फिजिकल ज्योग्राफी का कोई किताब भी मत पढ़िए। ये मैं इसलिए पढ़वा देता हूं एनसीईआरटी का, ताकि आपके दिमाग में ये फिट रहे, क्योंकि अधिकतर आप लोग क्या टॉपर का वीडियो देखते हैं, टॉपर उसमें एक बात जिक्र करता है एनसीईआरटी एनसीईआरटी, घंटा पढ़ा नहीं है वो, लेकिन आप सबके ब्रेन में ऑलरेडी डाला हुआ है। एक आदमी जो गांव में है उसको कुछ पता नहीं, वो कहां से आइडिया ले रहा है, यूट्यूब से। अब यूट्यूब से टॉपर बोल दिया हम एनसीईआरटी पढ़े, जो कि झूठ बोल रहा है, और ये सारे टीचर को पता है, सभी को पता है, मुझे भी पता है, जिस जगह से वो पढ़े उसको भी पता है ये झूठ बोल। लेकिन टीचर भी कहते हैं क्या बोल रहा है भाई, टॉप किया, जो मैंने बोले हमको क्या है उससे। हमारा टीचर का काम क्या था, पढ़ा देना, पढ़ा के उसका रिजल्ट आ गया, अब वो क्या बोलता नहीं बोलता वो तो उसकी मर्जी है ना जी। तो अधिकतर बच्चों के दिमाग में क्या बैठता है, एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो बेकार। अब हो गया साइकिक दिमाग में, अब उसको लगता है नहीं पढ़े ना एनसीईआरटी, लग रहा है प्रीलिम्स नहीं होगा। इस वजह से आपको ये दे रहा हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। और उस बात में कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपर मात्र सही बोला है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सफीन हुसैन, बार बार उसने सही बात बोला है, एक ही बात। मैंने लक्ष्मीकांत कुछ पढ़ा नहीं, एनसीईआरटी का बहुत कम पढ़ा, एकदम सही बात उसने बोला। बहुत कम टॉपर ऐसे हैं जो सही बोलते हैं। उसने सिंपल बोला, एक भी और नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड लक्ष्मीकांत, एकदम बोल दिया डायरेक्ट। बस उसके कुछ एक दो चैप्टर्स जो हैं बस उतना पढ़ा, बाकी खत्म। एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ा। न्यूज़पेपर गंगा सिंह ने बोला नहीं पढ़ा था मैं। तो कहने का लॉजिक ये है कि सब चीज दिमाग में ये रखना है आपको, कि आपको मैं नहीं चाहता कि आपका 1% भी दिमाग में इनसिक्योरिटी रहे कि मैं ये नहीं पढ़ा हूं इसलिए नहीं हुआ। इसीलिए आप लोगों की वजह से सारा कुछ काम करके रखा हुआ है कि एक बार देखो तो रहोगे ना कि आप पढ़े हुए हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप पूरा नहीं पढ़े हुए, थोड़ा पढ़े हुए, फिर भी कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो छुए तो हैं, और क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा टच कर ही देंगे। ये कॉन्फिडेंस चाहता है कि कम से कम हो रहा है, नहीं तो इसकी वजह से खराब ना हो। चलिए रॉक साइकिल हेडिंग डालिए, और जैसे बना रहा हूं वैसे बना लीजिए, फिर उसके बाद इसको समझ लेंगे। सुन रहे हो कि सो गए? सुनते रहिएगा। चलिए पहला ऊपर में यहां लिखिएगा, सबसे इस जगह पे लावा, लावा या फिर मैग्मा। मैग्मा कब बोलेंगे, जब नीचे हो तब मैग्मा, ऊपर आ गया तो क्या बन गया, लावा। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा लावा या मैग्मा। और उसके बाद थोड़ा सा उसके नीचे आइए, ब्लैक ही ठीक है, यहां लिखिएगा इग्नियस। इसको थोड़ा ना फैला देते हैं। यहां लिखिएगा सेडिमेंट्स, औसाद, और यहां सेडिमेंट्री रॉक्स। यार ये थोड़ा सा ना गड़बड़ बन रहा है। सेडिमेंट्री रॉक। यहां लिखिएगा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। ठीक है, इसको मिलाएंगे। साइकिल का मीनिंग आप चलो पहले थोड़ा सा लिख लो, फिर साइकिल का मीनिंग जानते हैं आप लोग, जन्मे करते होंगे। साइकिल का सिंपल मीनिंग है कि जहां से शुरू किए वहीं खत्म, और एक ही प्रोसेस बार बार क्या हो, रिपीट हो। जब पढ़ते हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का हिंदी क्या होता है, जल चक्रण। हाँ जल चक्रण। तो साइकिल का क्या मीनिंग, एक प्रोसेस हुआ, इवापोरेट हुआ, ऊपर गया, फिर बारिश हुई, इवापोरेट हुआ, चल रहा है एक प्रोसेस। साइकिल का पैडल भी मारते हो तो एक ही प्रोसेस में लगातार चलता है। ऐसा थोड़ी एक पैडल ऊपर मारेगा सीधा मार दिए, पैदल एक ही सीधा मार दोगे तो पैर भी टूट जाएगा, पैडल तो वही रहेगा। अब आप सोचो करेगा नहीं जी हम सीधा नहीं चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे सीधा। चलो लावा है, और मैंने बोला था लावा जब निकलेगा तो लावा से कौन सा रॉक बनेगा, इग्नियस रॉक। इग्नियस मतलब क्या होता है, फायर। तो सर मैंने लावा से बना दिया, चलो जी इग्नियस रॉक। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इग्नियस रॉक में से कुछ सेडिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, सेडिमेंट्स निकलेंगे। जब वेदरिंग होगा तो टूटेगा, और सेडिमेंट्स जब होगा तो मुझे बताओ, इरोजन, 4 प्रोसेस बताया था डेन्यूडेशन में, क्या बोला था, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। और इस सेडिमेंट्स का जब लिथिफिकेशन हो जाएगा, लिथिफिकेशन क्या बोला, और ठोस हो जाएगा, तो कौन सा रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक। अरे है ना। और इस सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम लोग हीट एंड प्रेशर दें तो क्या मेटामॉर्फिक नहीं बन जाएगा, हीट एंड प्रेशर में तो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक रॉक जब बनेगा तो सर हर चीज का दुर्गति होता है, तो हर रॉक का एक ना एक दिन विलीन होना तय ही है।
अलग अलग प्रोसेस से। मेटामॉर्फिक से फिर क्या बनेगा, लावा या मैग्मा, है या ना। क्या यहां तक सुन रहे हैं आप लोग। और मेटामॉर्फिक से एक बार लावा तक ला दिए तो लावा के बाद फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। मामला तो ये तो आसान है, ठीक है, कुछ मामला और है जो मामला आपको समझना है। चलिए तो मुझे आप प्रोसेस कुछ बताइए, फिर देखते हैं कौन सही बताता है कौन गलत बताता है। मुझे बताओ कि मेटामॉर्फिक को अगर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखना, तो अगर मेटामॉर्फिक से भी जब कुछ इस पे भी क्या होगा, वेदरिंग इसका भी होगा, इस वेदरिंग के बाद इरोजन में होगा, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो क्या मेटामॉर्फिक से भी सेडिमेंट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेगा। और जब सेडिमेंट्स निकलेगा फिर डिपॉजिट होगा, इरोजन सब कुछ होगा, लिथिफिकेशन होगा, क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर, बढ़िया जी। अब इग्नियस रॉक है। अब मुझे बताओ कि इग्नियस से अगर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट करना हो तो होगा कि नहीं होगा। अगर हीट एंड प्रेशर देंगे काम आसान हो ही जाएगा। अब उसके बाद आइए, सेडिमेंट्री रॉक से आप मेटामॉर्फिक जा रहे हैं, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम चाहें वापस से मेटामॉर्फिक में बदलना, तो सर तो हीट एंड प्रेशर से बदल ही सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। अब एनसीईआरटी की बुक जो लाए हैं एक बार खोलिए, जो लोग लाए हैं, जो लोग नहीं लाए हैं लास्ट पेज के खाली एक फोटो भेज दीजिए उन लोग को। पेज नंबर कौन सा था, निकालिए एक बार, लीजिए जल्दी। पेज नंबर 43, ये वाला, जल्दी से जल्दी से। बैठ गया ऐसा आराम से, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे बैठा। अब पढ़ाइए आप, देखते हैं हम। अब हम हाथ भी हिलाएंगे नहीं, अब हम मलेच हो चुके हैं, समझ रहे। आलसी की कहानी सुना देता हूं मैं। दो आलसी थे, दो आलसी। तो एक आलसी, उसमें से क्या हुआ, एक आलसी आम के पेड़ के नीचे दोनों सोया हुआ था, ठीक है, आम के पेड़ के नीचे। क्या बुक, आपकी बुक, तो एक आलसी जो है वो आम के पेड़ गया, तो आम उसके गिरा एकदम बॉडी पे, एकदम छाती पे गिरा धब से, पका हुआ आम, ठीक है। और एक बगल में एक और से हुआ था, उधर से एक आदमी क्रॉस कर रहा था, तो कह रहा है, ओ भाई सुना ना, हयामा उठा के मुंह में धना था। समझा रहे वही कह रहा है, गजब आदमी है। अच्छा, बगल वाला भी उधर है, तो बगल वाला तो बोला कि बगल वाले से काहे नहीं मांग लिए, तो बगल वाला कह रहा है, हम काहे दे, एक बार हम यहीं पे सोए हुए थे, भी हमारे बगल में सोया हुआ था, हमारा कुत्ता मुंह चाट रहा था तो ये भगाया नहीं, तो हम इसको हम काहे दे। तो इस हिसाब का मतलब आलसियतपन जो है ना, यार इंडिया के लोग, यकीन मानिए नहीं मानिए, लेजीनेस तो होते हैं, मतलब लेजी होते हैं, ज़बरदस्त किस्म के लेजी होते हैं। इन लोग का कुछ अलग किस्म का लेजीपन है। उठेंगे तो उठ ही जाएंगे और सोएंगे तो सुतले रहेंगे, जब तक कोई कोड़ा उड़ा नहीं मारे तब तक उठने वाले नहीं। जापान में सर एक नॉर्मल इंसान वहाँ सोता है 5 आवर्स, ठीक है, ऑन एन एवरेज बताया जाता है। आप मतलब समझ रहे हो, कभी आप सोच क्या बताओ ना, इतना सा आइलैंड और वर्ल्ड का सुपर पावर है जापान, इतना सा आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु, ये 4-5 आइलैंड मिलके पूरे दुनिया पे कब्जा कर रहा है, और अमेरिका के नाक में दम किया हुआ है। नाक में दम क्या, अमेरिका डरता है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कहने का लॉजिक ये है कि बिना मेहनत, वही बोले, सेम आप ऐसे समझो आईएएस वाला, आप भी एक गांव से ही हो जापान की तरह, आपको आईएएस बनना है और एक ही रास्ता है मेहनत, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं पहुंचाने वाला है आपको। और जो लोग बने हैं सब निचले, बहुत निचले स्तर से लेकर आईएएस बने हैं, चाहे कोई हो, बहुत नीचे स्तर से बने। अरे बड़ा जो आदमी है, जो बिजनेस है, जिसका व्यापार, काहे आईएएस बनेगा। पंजाब में काहे नहीं कोई आईएएस बनता है, पंजाब का कोई भी आदमी आईएएस बनने का सोचता तक नहीं। हरियाणा का कोई आदमी बोलेगा आप बनने लगा, हम आईएएस बनना है, नहीं बनेगा। क्या फर्क पड़ता है, खेती है, इतना गृहस्थी, इतना उद्यमी, इतना बिजनेस, क्या करेगा वहाँ। तो आईएएस बोलोगे तो लोग बोलेगा क्या होता है, आइडिया तक नहीं है उनको लगता है कि बड़ा, सबसे बड़ा होता है कौन, तो वही जो इंस्पेक्टर, ये सब बड़ा होता है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि बिहार में अलग किस्म का लेवल पे चलता है, यहाँ पे डीएम का नहीं बोलता था, गाड़ी जब चलती है तो सांसें रुक जाती हैं, कुछ देर तक समय ठहर जाता है आईएएस का जब गाड़ी चलता है बिहार में। तो इसीलिए कहने का लॉजिक है
कि आप पढ़िए जी, मेहनत करिए, बाकी कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। मेहनत करोगे फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तब भी फायदे में रहोगे। पता है क्यों? खूब सोने को मिलेगा, खूब सो, भीख मांग के खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाओ भीख मांग के खा लो, इससे इससे ज़्यादा क्या है? भीख मांगना भी खैर इतना आसान नहीं है, लेकिन चलो। पहले वो पेज नंबर खोलो, पेज नंबर क्या है? 43 है। देखो इसमें बहुत कुछ डिटेलिंग में दिया हुआ है, ध्यान से समझो। जो दिया हुआ है पहले एक बार देख लो, फिर मैं यहां बना देता हूं। पहले एक बार देख लो, जल्दी 2 मिनट देखो उसको, क्योंकि अब हिंट तो मिल ही गया है आपको। पहले खटाखट देखो। और डायग्राम देखे बताओगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें क्रिस्टलाइजेशन लिखा हुआ है क्या डायग्राम में? जिसके पास है ठीक है, नहीं तो नहीं। क्रिस्टलाइजेशन कोई फोटो अगर खींचे तो ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में चला गया? चला गया। उसमें एक प्रोसेस नहीं दिया है, यहां पे एक उसको ऐड कर लेंगे। मेल्टिंग है, मेल्टिंग है, चलो तब तो ठीक है। मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब समझ ही रहे हैं, पिघलना। चलो देख ही लो, अब देख लो। उसमें एक मोटा मोटा आपको मीनिंग सब में रॉक साइकिल का मीनिंग समझ में आ जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, देखो लावा से बना कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक। और लावा से जब इग्नियस रॉक बना तो इग्नियस से क्या बनेगा? सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स कैसे बन रहा है आपको प्रोसेस पता है, इरोजन, वेदरिंग, सब कुछ, डिपोजिशन। ये सेडिमेंट से फिर क्या हुआ? लिथिफिकेशन, सेडिमेंट्री रॉक। हीट एंड प्रेशर दिए क्या बन गया? मेटामॉर्फिक। अगर मेटामॉर्फिक को आप डायरेक्ट सेडिमेंट्स में लाना चाहते हो, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल। उसका भी वेदरिंग, इरोजन सारा हो गया। फिर प्रोसेस है, फिर देखो अगर सेडिमेंट्री को डायरेक्ट मेल्ट कर दिए तो मेल्ट करने के बाद फिर कहां चला गया? लावा या मैग्मा। और लावा या मैग्मा से फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिपीट। इग्नियस को डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हो। हीट एंड प्रेशर दीजिए, काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? और उसी तरीके से सर मेटामॉर्फिक को भी अगर इग्नियस में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप उस ढंग से नहीं कर सकते जिस तरीके से इग्नियस कन्वर्ट हो सकता है मेटामॉर्फिक में। ठीक है? अब इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में चाहे अच्छा बताओ, इग्नियस को सेडिमेंट्री में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं? कर सकते, वही तो कर रहे हैं। इग्नियस को मेटामॉर्फिक में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। सेडिमेंट्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेटामॉर्फिक में, सेडिमेंट्री को लावा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग है कि जो पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है सब वहीं पे मिल रहा है और रॉक का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो सर क्या हो गया? रॉक साइकिल। कुछ पॉइंट्स है, ये बनाने के बाद घर से अच्छे से एक बार बना लेना। यहां से मैं बता रहा हूं, ये रॉक साइकिल से 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेंस में प्रॉपर रॉक साइकिल बनाने के लिए आता है बीपीएससी में, और यूपी पीसीएस में भी। स्टेट पीसीएस के अधिकतर एग्जाम में ये पूछता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल एंड एक्सप्लेन इट। जैसे एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते थे खासकर, ऐसा ही होता है वहाँ। अब आगे कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो जरूरी है, फिर आगे कर लेंगे। लिखिए पहला पॉइंट रॉक साइकिल बनाने के बाद एक वर्ड है, लिख लीजिए बैंडिंग, BANDING, बैंडिंग। बैंड होता है ना, बैंडिंग, बैंडिंग लिखिए। बैंडिंग जब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, तो जब पहले सुन लेना, लिख ले, हिंदी वाले लिख लेना और इंग्लिश वाले फिर अपने से बना के लिख लेना। जब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है तो अलग अलग कलर्स की, अलग अलग कलर्स यानी कि रंग की लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, उसी को बैंडिंग कहते हैं। जब मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा या बनती है तब अलग अलग कलर्स की लेयर बन जाती है, उसी को बैंडिंग बोलते हैं। दूसरा एक और शब्द है फोलिएशन, FOLIATION। फोलिएशन या फिर और इसको लिनिएशन भी बोलते हैं। फोलिएशन और लिनिएशन।
लिखिए, फोलिएशन का मीनिंग देखो क्या होता है। अच्छा, जैसे प्याज जानते हो आप लोग ना, तो प्याज का छिलका क्या है, निकालते जाओ निकालते जाओ, तो वो जो लेयर को आप निकाल रहे हो परत दर परत, उसी को बोलते हैं फोलिएशन। लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख लो, लिखो सब लिखना, हिंदी इंग्लिश वाले सब एक ही साथ लिखना। अभी जो बोल रहा हूं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक मतलब मेटामॉर्फिक रॉक के बनते समय अलग अलग मिनरल्स की लाइनिंग बन जाती है। लिखो, अलग अलग मिनरल्स की लाइनिंग बन जाती है, उसे फोलिएशन बोलते हैं। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक बना, वही वाला पत्थर कुछ उस टाइप का, जो पत्थर लाल पीला हरा काला है, और अब देख के लग जा रहा है कि ये लाल ये है, ये काला वाला ये है। तो मैं इंग्लिश में अगर लिखना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है जी, हाँ, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक के बनते समय, मेटामॉर्फिक रॉक के बनते समय अलग अलग मिनरल्स खनिज की लाइनिंग बन जाती है, रेखा बन जाती है, उसी को बोलते हैं फोलिएशन। एक पत्थर है, उस पत्थर में लाल भूरा काला सब है, जब आप उसको हटाना चाहोगे तो अलग अलग परत दर परत उसमें निकलेगा अलग अलग मिनरल्स का। बात खत्म, उतना क्या दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन का क्या है। अब जरा वापस एनसीईआरटी का जो है ऐप, तो मैंने सबको बताया ही था, ऐप तो लगभग पीडीएफ भी आ ही गया होगा। पीडीएफ भेज दिए क्या, इस चैप्टर का खाली पीडीएफ भेज दीजिए, तो चैप्टर नंबर 5 का ग्रुप में एक बार सेंड कर दीजिए, कोई भी मतलब टक से। और आप लोग ना एक बात याद रखा करिए, शेयरिंग करते रहिए और कॉपरेशन रखिएगा, कॉपरेट करके काम, आईएएस बनना है आपको। जितना सेल्फिश होइएगा ना, देखिए सेल्फिश होना है तो किस चीज़ में होइए, अपने करियर के प्रति सेल्फिश होइए, अपने काम के प्रति सेल्फिश होइए। लेकिन जब मदद कोई कर रहा है, मदद मांगने की जरूरत है, तो मदद करिए, ये आईएएस का गुण है। आप सोचेंगे आईएएस बनने के बाद मदद करेंगे, अरे जब सामने से जो चीज़ हो जा रहा है, पढ़ने वाला कोई चीज़ मांग रहा है, उसको दे दीजिए। स्कैन करके कोई आपके लिए भेज रहा है और आपसे कोई मांग रहा है, आप कर नहीं देंगे, बहुत घटिया आदत है, आपको बहुत 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 तंग होगा ये, याद रखा करिए। आईएएस आप ऐसा नहीं बनेंगे। मेरे पास मतलब स्कैन करके हम आपको दे देने और हम बोले कि स्कैन करके भेजो, सर आप ही स्कैन करना लीजिए। आईएएस का नहीं है गुण, सब ध्यान रखा करिएगा, मदद करना सीखिए। आईएएस खाली पढ़ के नहीं बना जाता है, याद रखा करिएगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूं। इसलिए आईएएस का करोड़ों लोग तैयारी करता है, लेकिन बनते कुछ लोग हैं। आप अपने काम से मतलब रखिए, ठीक है, इसने मदद मांगा, मदद कर दीजिए, अपना चले जाइए, हो गया, बात खत्म। आप सोच रहे नहीं नहीं हमको आईएएस बनना है, मदद काहे करें, अरे कभी नहीं बनिएगा आईएएस। वही छोटा छोटा बिहेवियर आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं आपसे तो सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि जब आपको स्कैन किया हुआ मिल रहा है, 800 पेज 700 पेज के स्कैन करके आदमी दे रहा है, कोई बच्चा आपसे मांग रहा है, ग्रुप पे मैसेज कर रहा है, तो आपको स्कैन करके देना है आपके पास। मैंने देखा किसी ने नहीं भेजा, तो ये सब चीज़ें जो है ना, फिर मैंने उसके बाद मांगा, फिर मांग के दूसरे से फिर भेजा आपको, तो लॉजिकली ये सब गलत आदत है और आपकी पर्सनालिटी पे काफ़ी असर पड़ेगा। देखना कभी आप किसी की मदद कर दोगे ना, कभी गलती से, आपको इतना अच्छा फील होगा ना कि उससे बढ़िया आपको फीलिंग कभी नहीं होगी लाइफ में, बहुत अच्छा फील होगा। भले ही आपने बिना मन से किया हो तब भी आपको अच्छा लगेगा, और अपने मन से मदद किया है तब तो बात ही कुछ अलग है। किसी ने यार बोला कि हमको ये जरूरत है यार, मैं तेरे को ये कर दूंगा, दे दो, तो आपने जैसे दिया सर, इतना मन का बोझ लगता है ना, हल्का हो गया। सुन रहे हैं, बुरा लग रहा होगा तो लगना चाहिए, और ध्यान रखा करिए, कॉपरेट करके रखा करिए। आप सब और यहाँ सब एक फैमिली की तरह मैं पढ़ाता हूँ, इतना कनेक्ट होके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितना मदद कर सकते हैं कीजिएगा। जब नहीं मदद कर सकते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप किसी को 2 रुपये दे सकते हैं तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो ठीक है, मत दीजिए। इंग्लिश की बुक लक्ष्मीकांत की आपके पास है तो स्कैन करके भेज दीजिए। चलिए, अब पूरे मिनरल्स जो रॉक्स मैंने पूरा पढ़ाया है, उस पूरे रॉक्स को मैं एक बार यहाँ कर रहा हूँ सम अप, फिर उसके बाद वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट करने के बाद इसके बाद जो चैप्टर है बेसिक लैंडफॉर्म्स वाला, उसमें मैं आपको एक पावर पॉइंट का पीडीएफ भेजूंगा। वो पावर पॉइंट के पीडीएफ में पूरे पिक्चर्स होंगे, वो बहुत ज़रूरी है देखना। जो मैंने बोला था ना कि आप किसी भी सीन को देख के, जैसे उसने अच्छा भेजा था एक ग्रुप में कि गाँव में जो सैंड ड्यून्स, एक जो मिट्टी का खूब बना था, वो भी एक अच्छा भेजा था। तो वो जो तरीके हैं ना, उस तरह से लैंडफॉर्म देख के आप आइडिया लगा लोगे कि क्या है,
और उसको समझने के लिए कुछ नाम है जो आपको आगे बताऊंगा, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। तो ये रॉक के बाद ही है चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज बताऊं चाहे मैं पॉलिटी पढ़ाने के बाद बताऊं, जब भी बताऊं। तो सुनो ध्यान से। रॉक मैंने बताया था मिनरल्स की टाइप, सुन लो लास्ट बार जो लोग का एब्सेंट था वो लोग का भी काम हो जाएगा। 3 टाइप था, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। अब आप जो टेबल बनवाया था उस टेबल के तीनों डिफरेंस आराम से लिख सकते हैं। अब आपके पास कुछ कंटेंट आ गया है, पढ़ने के बाद कुछ और कंटेंट मिल जाएगा। पहले यहाँ तक क्लियर। इग्नियस के 2 टाइप के 3 टाइप, रिपीट कर लो, 3, एसिडिक, बेसिक, और बीच का क्या होगा, इंटरमीडिएट। अब दूसरा, उसके बाद हमने पढ़ा है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का कोई टाइप है नहीं, बस उसका टाइप दिमाग में, बस प्रोसेस याद रखो, डेन्यूडेशन, 4 प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। उसके बाद लिथिफिकेशन हो गया सेडिमेंट्री रॉक, बात खत्म। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में अलग अलग प्रेशर में, अलग अलग कंडीशन बताया कि हीट दोगे तो कोई चीज़ क्या बनेगा, प्रेशर दोगे तो कोई चीज़ क्या बनेगा। यहाँ तक क्लियर है जी। उसके अलावा मेटामॉर्फिक के लास्ट में मैंने आपको बताया 2 चीज़, दैट इज रॉक साइकिल। और रॉक साइकिल को आपको हर बार दिमाग में ये रखना है कि लावा से जो चीज़ निकल के बन रहा है फाइनली फिर वही लावा तक पहुँचेगा, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, अर्थ अपने हिसाब से बैलेंस करते रहती है। सुन रहे हैं? तो ये आपका पूरा का पूरा खत्म है चैप्टर। अब आप एक बार PDF निकालिए जो NCERT वाला है, 15 मिनट दे रहा हूँ, पूरा का पूरा यहीं पढ़िएगा, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है आप घर से पढ़ के आते हैं। तो जल्दी से यही निपटा लीजिएगा जिनके पास है। चैप्टर नंबर 5 है ना, चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स रॉक। कुछ उसमें टर्म्स नए नए भी आएंगे, तो मैंने ऑलरेडी बोला है पेंसिल्स हमेशा आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग पेंसिल से हो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कचरा करने का आदत है तो कचरा करिए। जल्दी खत्म करिए, फिर उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक शुरू कर लेंगे। देख लेते हैं, आज ही शुरू कर लेंगे, नहीं तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में शुरू कर लेंगे। भाई अभी शादी हो रहा है, गजब, बढ़िया है यार। बताओ, अभी ठंड में बारात जाना हो तो सब चल जाएगा अभी, और पढ़ने आना हो तो जिस लोग नहीं आ रहा था उसके बारे में बोलो। मुझे पता है कौन कौन आज आने का सोच नहीं रहा था, दिमाग में घुस जाता हूँ मैं दिमाग में। क्यों प्रांजल, बोला ना सही। तो कहने का मतलब है कि शादी में जो होगा अभी देखोगे, अभी सब निकलेगा हाफ टी-शर्ट में निकल जाएगा भाई साहब, ब्लेजर लगा के अलग स्टाइल में निकल रहा। ठंड लग रहा फिर भी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, लेकिन स्टाइल मार में। और पढ़ने आने में ठंड लग रहा है, कल मैं सारा गेट उट खोल दूंगा।